चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद अदर बोरोइंग टूल्स। अभी ये चैप्टर बहुत इजी है। हम लोगों ने सीएस एग्जीक्यूटिव में ये पार्ट किया हुआ है। इसमें 3 पार्ट्स है। एक है सेक्शन 186 जो ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव में किया था, रिलेटिंग टू लोन, गारंटी, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट, अगर याद है तो। सेकेंड, अगर एक और चैप्टर था हमको कंपनी लॉ में डिपॉजिट्स करके, सो ये डिपॉजिट वाला भी पार्ट पढ़ना है। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है बॉस, वो एक और कॉन्सेप्ट था, दैट इज कमर्शियल पेपर्स। ये था, अगर ओल्ड सिलेबस में अगर तुम होगे तो तुम लोग को ये आता होगा कमर्शियल पेपर्स क्या होता है करके। सो ये पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट है, वो 3 पार्ट कर लो, मतलब द चैप्टर इज डन। सो इट्स वेरी इजी चैप्टर। नाउ लेट्स बिगिन विथ commercial paper, sorry my mistake, let's begin with section 186। पहले 186 करेंगे, ठीक है। अभी ये चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 10, दैट इज अदर बोरोइंग टूल्स। अभी सबसे पहले याद रखो इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना, मतलब मैम ये सेक्शन 186 हम लोग को थोड़ा बहुत तो याद है। तो उसमें ऐसा था, हम लोग कोई भी कंपनी को लोन दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग कोई भी कंपनी को गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी कंपनी को सिक्योरिटी दे सकते हैं, एंड हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा था, ठीक है। सो हम बोलते थे LGSI। आई होप ये याद है। सो यहाँ पे एक लिमिट होता है कि कोई भी कंपनी को आप लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कितना दे सकते हो, मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप उनको, ठीक है। सो यहाँ पे मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो वो लिमिट देखना है, प्लस आपको क्या रेजोल्यूशन पास करना है वो देखना है। अच्छा, पहले एक स्मॉल चीज कि अब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ये भी हम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि आपके बहुत ज्यादा लेयर्स अभी अलाउड नहीं है। पहले कैसे लेयर्स होता था, ठीक है। एक होल्डिंग कंपनी होता था, होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी होती थी, सब्सिडरी की और एक सब्सिडरी होती थी, फिर सब्सिडरी की और एक सब्सिडरी होती थी, फिर सब्सिडरी की और एक सब्सिडरी होती थी। तो इतने सारे लेयर्स होते थे पहले, ठीक है। जिसके कारण क्या होता था ना बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होता था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, एक जगह से पैसा दूसरी जगह ट्रांसफर करते थे, फिर दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, चौथा से पांचवा, पांचवा से छठा, छठे से सातवां, सातवां से वापस होल्डिंग कंपनी में। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेसिकली उसका सोर्स ही नहीं मिलता था कि बॉस कहाँ से पैसा कहाँ ट्रांसफर हो रहा है। सो यहाँ पे ये सब मनी लॉन्ड्रिंग को स्टॉप करने के लिए बोला कि बॉस अभी तुम लेयर्स बनाओ ही मत, ठीक है। प्लीज डोंट फॉर्म एनी लेयर्स, प्लीज डोंट फॉर्म एनी लेयर्स, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आप लेयर्स बना सकते हो, दैट इज 2 लेयर्स, उससे ज़्यादा आप लेयर्स नहीं बना सकते हो। अच्छा, मतलब मैम अगर हमको बनाना है तो मैं होल्डिंग के नीचे मैम एक सब्सिडरी, सब्सिडरी के नीचे एक और सब्सिडरी, बस मतलब ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया और ये मेरा सेकेंड लेयर हो गया, बस उससे ज़्यादा तुम लेयरिंग नहीं कर सकते हो। तो ये कंपनी लॉ में ऑलरेडी सिखाया था हम लोग को। ओके, ये हो गया। अभी उसके बाद मैम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लेयर हमने किया और फिर यहाँ पे एक सेकेंड लेयर किया, ठीक है। ये थर्ड लेयर इसके नीचे अलाउड नहीं है। बट मैम मेरे को बच्चे लोग ऐसे भी पूछ रहे हैं कि मैम अगर सपोज कोई होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी ने एक एस कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक वाई कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक जेड कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक ए कंपनी में इन्वेस्ट किया, एक बी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये चलेगा? हाँ ये चलेगा। ये जो लेयर है ना बेटा, ये वर्टिकल लेयर है, ठीक है। माय मिस्टेक, ये जो लेयर है ना वो हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो हॉरिजॉन्टल लेयर चल जाएगा, ठीक है, बट वर्टिकल लेयर नहीं चलता है। अभी यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो खुद के नाम से इन्वेस्ट करो, क्योंकि दूसरों की आड़ में तुम किसी और में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। सो अगर होल्डिंग कंपनी एस में इन्वेस्ट करती है, होल्डिंग कंपनी वाई में करती है, तो होल्डिंग कंपनी अपने नाम पे कर रही है, ठीक है। एच अपने नाम पे कर रहा है ना एस के ऊपर, एच अपने नाम पे कर रहा है वाई के नाम पे, एच
जेड में इन्वेस्ट कर रहा है अपने नाम पे कर रहा है, ए में इन्वेस्ट कर रहा है अपने नाम पे कर रहा है, बी में इन्वेस्ट कर रहा है अपने नाम पे कर रहा है। तो अगर तुमको इन्वेस्ट करना है तो खुद के नाम पे करो ना, तो आपको खुद के नाम पे करो ना इन्वेस्ट। सो यहाँ पे दूसरों की आड़ में तुम इन्वेस्ट मत करो, इसके लिए वो लोगों ने लेयर्स मना किया है। आई होप क्लियर। सो ऐसा लेयर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेयर चलेगा, मतलब उधर हॉरिजॉन्टल में अगर आप एस में इन्वेस्ट करो, वाई में करो, जेड में करो, खुद से नाम से करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप किसी के थ्रू करना है तो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 लेयर्स अलाउड है, उसके ज़्यादा लेयर्स अलाउड नहीं है। सो अगर एच ने इन्वेस्ट किया एस को और एस में और एक सब्सिडरी बना S1, तो ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया, ये मेरा सेकेंड लेयर हो गया, बस इससे ज़्यादा लेयर्स अलाउड नहीं है। बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पे लेयरिंग अलाउड है, ठीक है। अगर सपोज मान लो कोई इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी को टेक ओवर किया है, तो मैम लेयरिंग अलाउड है ऑब्वियसली। अभी यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे लेयरिंग नहीं अलाउड है, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ 2 ही लेयर्स अलाउड है, बट ऐसा तो यूएस में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लेयर्स हो सकता है, या तो यूके में तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही लेयर्स हो सकता है। सो यहाँ पे सपोज मान लो एक कंपनी है दैट इज टाटा, ठीक है। टाटा को एक्वायर करना है सपोज एक और कंपनी को, सपोज जैगुआर। अभी यहाँ पे जैगुआर इज अ कंपनी, अ फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अभी हो सकता है कि जैगुआर का एक सब्सिडरी हो, ठीक है, सब्सिडरी का भी एक सब्सिडरी हो, उसका भी एक सब्सिडरी हो, उसका भी एक सब्सिडरी हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर मान लो लेयरिंग इनके लिए अलाउ नहीं करेंगे तो फिर कभी लाइफ में टाटा जैगुआर को एक्वायर ही नहीं कर पाएगा। टाटा जैगुआर को क्या बोलेगा कि बहुत सारे यार आपके यहाँ पे कितने लेयर है, आप एक ये देखो 1 लेयर है, 2 लेयर है, 3 लेयर है, 4 लेयर है, 4 लेयर है। हमारे कंट्री में 4 लेयर अलाउड नहीं है। सो अगर मैंने आपको एक्वायर कर दिया तो आपको सारे कंपनीज बाकी के जो सब्सिडीज थे वो बंद करने पड़ेंगे। जैगुआर अपने सब्सिडरी सिर्फ टाटा के लिए क्यों बंद करेगा, और हम एक्वायर भी नहीं कर पाएंगे आउटसाइड इंडिया की कंपनीज को। इसके लिए बोल दिया है कि बॉस ठीक है, आउटसाइड इंडिया की कंपनी को अगर आप एक्वायर करते हो और उधर अगर लेयरिंग्स है तो इट इज अलाउड। सो एक्सेप्शन देखो, इफ द कंपनी मतलब टाटा आया, ठीक है, एक्वायर्स, सो इट इज एक्वायरिंग what Jaguar, the company incorporated outside India. Jaguar, that is a company which is incorporated outside India, having investment subsidiaries beyond 2 layers, it's allowed. It's allowed. I hope ये clear हो गया। एक और exception है, अगर आप invest करते हो into subsidiary and if the law permits, Indian law permits, तो आप more layer रख सकते हो। If इंडियन लॉ परमिट्स, फिलहाल तो इंडियन लॉ परमिट नहीं करता है, तो ये एक्सेप्शन का इतना कुछ मतलब नहीं है, तो नहीं भी पड़ा तो चलेगा। मेन यही एक्सेप्शन करना है, कंपनी इफ एक्वायर्स एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग मोर देन 2 लेयर्स, यस इट इज अलाउड। आई होप ये समझा कि आप कितने मैक्स टू मैक्स लेयर्स बना सकते हो। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे आप कंपनी, ठीक है, आप लोन दे सकते हो, आप गारंटी दे सकते हो, ठीक है, आप सिक्योरिटी दे सकते हो, और आप कोई सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अभी एक डिफरेंस देखो, यहाँ पे मैंने कंपनी लिखा है, हर जगह इधर कंपनी लिखा है। सो कंपनी क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। अच्छा, टू एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन का मतलब क्या होगा, एनी पर्सन का मतलब इट कैन बी एनी पर्सन, any damn person. So it can be individual also, it can be body corporate also, it can be company also, it can be corporation also, it can be any person. So you can give loan to any individual also, it can be a company also, it can be a body corporate also. Same way you can give the guarantee in the favor of any person. Again any person, again individual, natural person or artificial person. Company can give the security, provide the security to any person, again natural person or artificial person,
बट जब भी हम एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं तो आप पर्सन के शेयर्स एक्वायर नहीं कर सकते हो, पगले हो गए, कोई पर्सन थोड़ी शेयर्स इशू करता है, कंपनी शेयर्स इशू करती है। सो यहाँ पे या तो बॉडी कोऑपरेट बोल सकते हो। सो द कंपनी एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय ऑफ विच, ऑब्वियसली यहाँ पे एनी पर्सन नहीं लिखा है, मैंने बॉडी कोऑपरेट लिखा है। सो यहाँ पे तुम लोग लोन दे सकते हो, तुम लोग गारंटी दे सकते हो, तुम लोग सिक्योरिटी दे सकते हो, एंड तुम लोग दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, मतलब यू कैन परचेज शेयर्स, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, मतलब आप इतनी ही लिमिट का लोन, गारंटी, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैम सबके लिए अलग अलग लिमिट है, नई नई कंसोलिडेटेड लिमिट बोल रही हूँ। कितना परसेंटेज आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर्सुएंट टू सेक्शन 186 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव लोन टू एनी पर्सन। देखो क्या लिखा है, लोन टू एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट, guarantee or provide security in connection with the loan to any body corporate or person, again, and acquire by the way of subscription, मतलब आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते हो, आप परचेस भी नहीं कर सकते हो, मतलब ना ही प्राइमरी मार्केट ना ही सेकेंडरी मार्केट और अदरवाइज द सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, इधर पर्सन नहीं लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब मैम आप नहीं कर सकते हो, अरे कर सकते हो बट विद इन लिमिट। अच्छा मैम कितना लिमिट, 60% या तो 100%। मैम 60% ऑफ व्हाट, 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, एंड और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, विच एवर इज मोर। अच्छा तो मैम अगर सपोज आपका पेड अप शेयर कैपिटल 5 lakhs है, ठीक है, आपका फ्री रिजर्व्स आपका सपोज मान लो 2 lakhs है, एंड आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है सपोज 3 lakhs है, सो टोटल हुआ 10 lakhs मैम। 10 lakhs का कितना परसेंट बोला मैंने, 60% बोला, ठीक है। 60% कितना हुआ, ऑब्वियसली 10 lakhs का 60% 6 lakhs, या तो 100% ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। अभी ये फ्री रिजर्व था और ये सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम करे तो 5 lakhs, 5 lakhs का 100% दैट इज 5 lakhs, विच एवर इज मोर। सो यहाँ पे मेरे इसमें एग्जाम्पल आता है 5 lakhs और 6 lakhs, विच एवर इज मोर। सो आंसर आना चाहिए ऑब्वियसली 6 lakhs। आई होप क्लियर हो गया। सो लिखा हुआ है क्लियरली विच एवर इज मोर, क्लियर, ओके। अच्छा अभी क्या क्या अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, ओके, व्हाट ऑल अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, ओके। सबसे पहला जो अप्रूवल होता है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट अप्रूवल इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो अगर आपको लोन देना है, गारंटी देना है, सिक्योरिटी देना है या तो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहला जो होगा वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल, दैट इज यूनैमिनस अप्रूवल। अभी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड यूनैमिनस, मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अग्री होना चाहिए, ऑल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेंट होना चाहिए। सो इट्स ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यूनैमिनस बहुत कम आता है कंपनी लॉ में, बट फिर भी अगर आया है तो याद रखने का, ठीक है। यूनैमिनस अप्रूवल, यूनैमिनस का मतलब है ऑल पार्टी, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल। अच्छा मैम ओके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल लेना ही पड़ेगा, वो तो समझ ही गया, बट अगर विदिन लिमिट है तो, मतलब मैंने जो लिमिट बोला था ना 60% एंड 100%, अगर विदिन लिमिट है तो, बट अगर वो बियॉन्ड लिमिट जाता है तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। So, देखो यहाँ पे लिखा है if members approval in the case it exceeds the limit of 60% of paid up share capital plus free reserves plus security premium or 100% of free reserves or security premium whichever is higher, ठीक है, या तो more। अच्छा मैम और एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, यस, अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ना मैम ये अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी लेना पड़ता है, ठीक है। अगर विदिन लिमिट है, अभी ध्यान से सुनो हाँ बेटा, विदिन लिमिट है
अगर विद इन लिमिट है तो आपको अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट साथ साथ में और एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि बॉस कि आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। लॉजिक है, इफ यू हैव मेड डिलेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट हमको नहीं देके आपके पास अगर पैसा होने के बावजूद आप किधर और इन्वेस्ट करने वाले हो, आप पहले हम लोग को अपना इंटरेस्ट तो दे दो, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो दे दो करके। सो यहाँ पे अगर सपोज मान लो तुम्हारे अप्रूवल कभी रिक्वायर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो हमेशा, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल कभी लेगा अगर सपोज आपका विद इन लिमिट नहीं है, मतलब आउटसाइड लिमिट है, या तो फिर आप क्या कर रहे हो, आपने कोई डिफॉल्ट किया है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और दिस। अच्छा, तो बहुत सिंपल, अगर सपोज विद इन लिमिट है, मतलब 1 लाख है एंड विद इन 60,000 मैं लेने वाली हूँ सपोज, ठीक है, सो यूनानिमस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल तो रिक्वायर्ड ही है। अभी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल रिक्वायर्ड है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। मतलब अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कोई भी इस इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट किया हुआ है तो ऑब्वियसली अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मान लो मैम कोई डिफॉल्ट नहीं है तो कुछ नहीं यार, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल लो एंड यू कैन गो फॉरवर्ड। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट में कराओ, उसके पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू, अभी लेट्स एक बार नोट्स में चेक कर लेते हैं बेटा कि ये कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाले पैराग्राफ है वो तो लेयर्स का है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये मैंने सेक्शन 186(2) कर दिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन। दिस इज लिमिट, लिमिट याद रखो 60% और 100% विचएवर इज हाईएस्ट। अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स, मैंने बोला अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स लेना पड़ेगा अगर सपोज आप लिमिट के बाहर दे रहे हो, तो अगर विद इन लिमिट है तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ पर्टिकुलर्स ऑफ लोन गारंटी गिवन एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड, मतलब आपको डिटेल देना पड़ेगा कि आपने किसको लोन दिया हुआ है या किसको गारंटी दिया हुआ है, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दैट गारंटी और द पर्पस ऑफ गिविंग दैट लोन। सो देखो वही लिखा हुआ है, द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ loan given, investment made या तो guarantee given and the purpose for which that loan amount will be used, the limit that will be required, the excess of prescribed limit involves the proposal, ठीक है। अगर excess of prescribed limit जो दिया है तो obviously आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और उसमें ये सब डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंडिंग, ठीक है, एंड अदर डिटेल्स, आपको ये सारे डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 186(5) लिखा हुआ है कि आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल चाहिए। कभी ये देखो, फर्दर प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड इन द केस, यहाँ पे दोनों के बीच में और है, उसका मतलब ये कंडीशन या ये कंडीशन दोनों में से एक ब्रीच हो गया तो ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का परमिशन लेना पड़ेगा। सो देखो क्या लिखा है, एग्रीगेट ऑफ लोन एंड इन्वेस्टमेंट मेड सो फार and the amount of the guarantee so far being provided by body corporate along with the investment loans and guarantee which has already been given, it is exceeding the limit, या तो there is a default in the payment of the loan installment। अगर loan installment आपने पेमेंट नहीं किया है तो obviously आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो मैंने क्या अभी बोला तुम लोग को, एग्जाम्पशन। अभी एग्जाम्पशन टू होल्डली ओन सब्सिडरी, ना व्हाट डू मीन बाय एग्जाम्पशन टू होल्डली ओन सब्सिडरी, उसका मतलब होता है कि इनको यहाँ पे अप्रूवल्स लेने की जरूरत नहीं। गाइस मैंने देखो आगे तुम लोग को बताया कि आपको 3 अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे। पहले एक तो
सबसे इम्पोर्टेंट एक तो कौन सा, यूनानिमस अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। और बहुत रेयर है कि यहाँ पे कंपनी लॉ में बहुत रेयर है कि यूनानिमस अप्रूवल्स ऑफ बोर्ड रिक्वायर्ड है। एकदम जल्दी याद रह जाता है कि सेक्शन 186 में आपको सारे, मेजॉरिटी नहीं, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहिए। और अगर आप लिमिट के ऊपर जाते हो तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे लिखा है मेंबर्स अप्रूवल इन केसेस द लिमिट इज एक्सीडेड, ठीक है। लिमिट एग्जीड किया, लिमिट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया कितना है, 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ एंड फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स एंड प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम व्हिचएवर इज मोर। अगर लिमिट के बाहर जाते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है मैम। अगर लिमिट के अंदर ही है तो आपको सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। अगर लिमिट के बाहर जाते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है मैम। अगर सपोज हम लोगों ने लोन लिया है और हमने कभी लोन में डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है, या तो हमारा लिमिट एक्सीड हुआ है, तो भी आपको एक और एक्स्ट्रा आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, दैट इज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो अप्रूवल्स है वो रिक्वायर्ड है, वो लेना ही पड़ेगा, बट इट इज एग्जाम्प्टेड टू द होली ओन्ड सब्सिडरी। मतलब जो सब्सिडरी होली ओन्ड होता है यार, जैसे जिसमें होल्डिंग कंपनी हो, मेरे पास 100% इक्विटी शेयर आपकी कंपनी के, तो मुझे यहाँ पे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ठीक है, बट स्पेशल रेजोल्यूशन और वो सब पास करने की जरूरत नहीं है। तो देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पशन टू होल्डली ओन्ड सब्सिडरी व्हेन द लोन गारंटी इज गिवन, ठीक है, और व्हेन द सिक्योरिटी इज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू होल्डली ओन सब्सिडरी और द जॉइंट वेंचर, और एक्विजिशन इज मेड बाय द होल्डिंग कंपनी, या तो आप शेयर्स परचेस कर रहे हो, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 186। सो अगर सेक्शन 3 186 देखोगे तो ये देखो ये वाला है अप्रूवल्स फ्रॉम मेंबर्स, आपको मेंबर्स का अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मतलब मैम आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल चाहिए, ऑब्वियसली मैंने वो मना थोड़ी किया, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, ओके, ठीक है। अच्छा मैम, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो भी ऑब्वियसली, अगर आपने लिमिट ये कर दिया है, लिमिट एग्जीड कर दिया, या तो आपने लोन रीपेमेंट नहीं किया हुआ है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लोन रीपेमेंट नहीं किया, ऑब्वियसली आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का अप्रूवल रिक्वायर्ड ही है। यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलता है ओनली फॉर सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 के लिए, मतलब अप्रूवल्स फ्रॉम मेंबर्स के लिए, बाकी किसी के लिए एग्जाम्पशन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी आपको डिस्क्लोज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब आपको रजिस्टर्स और वो सब बराबर मेंटेन तो करने ही पड़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, इन केस ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ सच लोन्स गारंटीज एंड व्हिच इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन 4 और सेक्शन 186। सेक्शन 4 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। डिस्क्लोजर्स, आपने लोन किसको दिया हुआ है, यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, गारंटी क्या दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग सच गारंटीज, ठीक है, लिमिट कितना है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया। सेक्शन 186 सबसेक्शन 5। अभी सेक्शन 186 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है, ठीक है। इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट एक बार पढ़ लेना। अगर कोई इंटरमीडियरी है विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी, या तो फिर एनी अदर क्लासेस ऑफ द कंपनी विच इज बीन डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद सेबी, इन लोगों को विदाउट एक लिमिट दिया हुआ, वो लिमिट से एक्सीड करके वो लोन, गारंटी या सिक्योरिटी इस परचेज नहीं कर सकते। तो भाई वही लिखा हुआ है, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट एक बार रीड कर लेना। नो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 मतलब ऑफ सेबी एक्ट, मतलब अपना इंटरमीडियरी, सारे इंटरमीडियरीज आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट, ठीक है। और एनी क्लासेस ऑफ द कंपनी दे हैव टू टेक विद इन दैट लिमिट। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेक्शन 186(7) बोलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज होना चाहिए, मतलब आप अगर सपोज लोन देते हो तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं उसका प्रिविलिंग रेट जो है उतना इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे। अभी देखो क्या लिखा हुआ है,
सपोज आपका लोन अमाउंट या तो आपने जो लोन दिया हुआ है वो सपोज मान लो 3% है, ठीक है, वो कितना परसेंट है बेटा, 3% है। ओके मैम, अच्छा 3% है, 3% है तो सो अगर सपोज मान लो जो लोन आप दे रहे हो वो 3% है, माय मिस्टेक, लोन आप दे रहे हो यहाँ पे वो 3 इयर्स के लिए, आई एम सो सॉरी बेटा, वो 3 इयर्स के लिए है। एंड 3 इयर्स का देख लो कि गवर्नमेंट बॉन्ड का 3 इयर्स का इंटरेस्ट रेट कितना है। मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड का 3 इयर्स का इंटरेस्ट रेट 6% है तो आप 6% के हिसाब से चार्ज करोगे। मैम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा 5 इयर्स है, ठीक है, हमने 5 इयर्स का लोन दिया है, सो ऑब्वियसली अगर आपने 5 इयर्स का लोन दिया हुआ है तो गवर्नमेंट का वो टाइम का 5 इयर्स का जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है, प्रिवलिंग रेट है, वो देख लो। अगर मान लो वो 6.5% है तो आपको 6.5 के हिसाब से लोन देना पड़ेगा। तो देखो भाई लिखा है नो लोन शैल बी गिवन अंडर दिस सेक्शन एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर देन, मतलब ज्यादा कर सकते हो बट कम नहीं कर सकते हो, लोअर देन द प्रिवलिंग यील्ड का मतलब रिटर्न of 1 year, 3 year, 5 years, 10 years government security closest to the tenure of the loan। अच्छा मैम, what do you understand by the closest to the tenure of the loan? जरूरी नहीं है ना कि हमेशा लोन 3 years, 5 years, 1 years, 10 years हो। चलो मान लो सपोज 9 years है या तो 8 years है, क्लोजेस्ट कितना हो गया 10 years, तो 10 years का इंटरेस्ट रेट ले लो। 10 इयर्स का इंटरेस्ट रेट सपोज मान लो 5.5% है तो आपको लोन देना पड़ेगा एट 5.5% या उसका हायर हो सकता है बट उससे कम नहीं हो सकता है। सो जो क्लोजेस्ट है वो भी आप ले सकते हो। मैम अगर सपोज मान लो 2 इयर्स है तो 2 इयर्स का क्लोजेस्ट कितना हो गया, 3 इयर्स हो गया, तो 3 इयर्स का देखो 6% है तो 6% के हिसाब से आपको लोन देना पड़ेगा। जो प्रिवलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या तो गवर्नमेंट नो सिक्योरिटीज की जो रेट्स है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये प्रोविजन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है 186(a). वो बोलता है कि बॉस अगर आपने कोई डिपॉजिट का प्रिंसिपल या तो रीपेमेंट नहीं किया या तो इंटरेस्ट रीपेमेंट नहीं किया, ऑब्वियसली वो अलाउ नहीं करेंगे आपको बॉन्ड इशू करने, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे लोन देने के लिए। अरे बॉस आप पहले तो बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, पहले आप बोल रहे हो आपके पास पैसा नहीं है, इसके लिए आपने डिपॉजिट रीपे नहीं किया है, आपको इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, आपको प्रिंसिपल अमाउंट रीपे नहीं किया, अभी अचानक आपके पास पैसा आ गया किसी और को लोन देने के लिए, ये क्या बात हुई बॉस। इसके लिए बोलते हैं कि नो कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट, मतलब किसी ने अगर डिफॉल्ट किया हुआ है इन द पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है, और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या तो प्रिंसिपल अमाउंट या तो इंटरेस्ट अमाउंट में डिफॉल्ट किया हुआ है, शैल गिव द लोन, मतलब यहाँ पे नो लिखा हुआ है, देखो इधर नो लिखा हुआ है, ठीक है। सो नो कंपनी शैल गिव द लोन और गिव द गारंटी और प्रोवाइड द सिक्योरिटी और मेक एनी एक्विजिशन टिल द डिफॉल्ट इज सब्सिस्टिंग। सब्सिस्टिंग का मतलब होता है एग्जिस्टिंग। अच्छा मैम, मतलब हम लोगों ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, सपोज मान लो डिपॉजिट का रीपेमेंट कर दिया, डिपॉजिट का रीपेमेंट कर दिया, तो हम कर सकते हैं ऑब्वियसली, फिर आप दे सकते हो ना लोन, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो जब तक आप डिफॉल्ट किया हुआ है तब तक आप लोन देने का सोच नहीं सकते हो, या तो सिक्योरिटीज परचेज नहीं कर सकते हो या तो गारंटी नहीं दे सकते हो। बट वंस यू क्लियर द डिफॉल्ट, मतलब वंस यू रीपे द डिपॉजिट्स और द इंटरेस्ट अमाउंट, देन यू कैन डेफिनेटली यू कैन डू दैट, मतलब यू कैन गिव द लोन। नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ लोन, अभी that is 186, 9 and 10. Every company need to maintain the register of the loan. अभी रजिस्टर में ऐसा ना देखा जाएगा तो ऐसे मैनुअल रजिस्टर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी हो सकता है। रजिस्टर में कम से कम ऐसे 16 कॉलम्स होते हैं, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि किसको आपने लोन दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बोरोवर, उसके अगेंस्ट आपने कुछ चार्ज लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है, ठीक है। सो ये सब चीज रजिस्टर में लिखा होता है। सो इफ यू सी क्लियरली तो देखो क्या लिखा है, एक्ट mandates का मतलब कंपल्सरी दैट एवरी कंपनी हैव टू मेंटेन द रजिस्टर।
अच्छा मैम, एवरी कंपनी हैव टू मेंटेन द रजिस्टर। अच्छा, कौन से रजिस्टर क्या मेंटेन करना पड़ता है, उसमें क्या क्या लिखा होगा कि किसको लोन दिया है, या तो गारंटी दिया हुआ है या तो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, every company giving loan, giving guarantee or providing security or making the acquisition has to maintain from the date of incorporation to maintain the register. Please ये register का नाम याद रखो, form MB2, ठीक है, and entered therein separately the particulars, आपको सब particulars enter करने के कि बॉस आपने किसको लोन दिया है, गारंटी किसको दिया है, या तो सिक्योरिटी किसको दिया है, या तो फिर आपने किसके शेयर्स एक्वायर किए हुए। The register obviously कहाँ रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, did need not explain, and obviously वो प्रिजर्व होना चाहिए परमानेंटली। ठीक है, परमानेंटली वो प्रिजर्व होना चाहिए, and it should be in the custody of the company या तो एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके लॉक इन की में होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि द एंट्रीज इन रजिस्टर्स मैनुअल भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हो सकते हैं, एंड इट शुड बी साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। ऑथेंटिकेटेड लिखा है ना, उसका मतलब साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, एंड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द रजिस्टर्स मे बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब आप मेंबर्स के लिए इंस्पेक्शन कर सकते हो ड्यूरिंग द ऑब्वियसली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। ठीक है, हु डिमांड्स फॉर द सेम पेमेंट ऑफ द फीस। ठीक है, जो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो आपको पेमेंट कर देने का, फिर आपको जो भी चेक करना है ये रजिस्टर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और मैम ये पेमेंट ऑफ फीस जो है वो कहाँ लिखा होगा, ऑब्वियसली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली लिखा होगा कि कितना फीस भर के आप ये रजिस्टर चेक कर सकते हो, बट वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा कि एक पेज का मैक्स टू मैक्स 10 रुपीज़ होगा। अच्छा मैम, इंस्पेक्शन एंड कॉपीज में फ़र्क है। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि बॉस आपको सिर्फ देखना है, चेक करना है। कॉपीज़ का मतलब आप कॉपीज़ मंगा रहे हो, ठीक है, आप जेरोक्स कॉपीज़ ले रहे हो, तो ऑब्वियसली उसका पैसा तो लगेगा, मुफ्त में तो वो दे ही नहीं सकते। उसके बाद लास्ट प्रोविजन बाकी है सेक्शन 186 का, नॉन एप्लीकेबिलिटी। नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है मैम? नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि बॉस दी गई सेक्शन 186 का प्रोविजन इसकी ये टाइप ऑफ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप इतना क्लियर हो गया है। देन वी विल स्टार्ट विथ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 186। अच्छा, अभी सेक्शन 186 का नॉन एप्लीकेबिलिटी का मतलब मैंने ऑलरेडी बता दिया। उसका मतलब होता है कि बॉस ये पूरा सेक्शन 186 जो है लिमिट 60% वाला या 100% वाला, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मैम क्यों ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा? लॉजिक है बेटा, अगर सपोज मेरा ऑर्डिनरी कोर्स, मैं बैंकिंग बिजनेस में हूँ, या तो मैं इंश्योरेंस में हूँ, या तो मैं हाउसिंग फाइनेंस में हूँ, तो मेरा तो काम ही है लोगों को लोन देना। ठीक है, मैं लोन दूंगी, मैं गारंटी दूंगी, मैं सिक्योरिटी दूंगी, क्योंकि या तो मैं सिक्योरिटीज एक्वायर करूंगी, मेरा तो काम ही वही है। सो माय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज द सेम थिंग। तो मेरा जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही यही है, तो मुझे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पर लिमिट नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही वही है। तो मेरे पे आप लिमिट कैसे लगा सकते हो? तो वही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, द लोन मेड या तो गारंटी गिवन या तो सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग कंपनी, या तो कोई इंश्योरेंस कंपनी, या तो कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसके ऊपर ये सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। या तो उन लोगों ने शेयर्स एक्वायर किए, किससे शेयर्स एक्वायर किए मैम? एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, सो एनबीएफसी का मेजर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो मेजर जो काम है उनका प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी है, तो उनके ऊपर भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। या तो कोई बैंकिंग कंपनी या तो इंश्योरेंस कंपनी है जिनका मेन काम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वही है, ठीक है, क्या है? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। या तो कोई भी कंपनी जिनका मेन प्रिंसिपल बिजनेस ही वही है एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। हाउएवर इवन अ गवर्नमेंट कंपनी विच इज एंगेज्ड इन डिफेंस, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता है। एंड अदर गवर्नमेंट कंपनीज ऑब्वियसली जो लिस्टेड होते हैं वो नहीं। ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज, बट प्रायर उन लोगों ने ऑलरेडी परमिशन लिया होना चाहिए फ्रॉम द मिनिस्ट्री
ऑफ डिपार्टमेंट। तो देखो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 186 में गवर्नमेंट विच इज एंगेज्ड इन द डिफेंस प्रोडक्शन, उनके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, प्लस गवर्नमेंट अदर देन द listed company in such case such company obtains approval from the ministry or department of central government। already उन लोगों ने approval ले लिया from the ministry of department यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का किसी का भी अप्रूवल ले लिया हुआ है, तो उनको ये सेक्शन 186 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। एंड गाइस ऑब्वियसली पेनल्टी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पेनल्टी कैसे पढ़ोगे? एवरी कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, एवरी कंपनी जो भी पेनल्टी जो भी प्रोविजंस कॉन्ट्रावेक्ट करता है, एवरी कंपनी, तो कंपनी को कितना पेनल्टी लगेगा बेटा? 25,000 बट विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs। सो 25,000 लगेगा बट विच में एक्सटेंड टू 5 lakhs फॉर द ऑफिसर। ठीक है, इतना पेनल्टी लगेगा। द पर्सन हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ द टर्म ऑफ 2 years and the fine which is not less than 25,000 rupees but which may extend to 1 lakh rupees। तो यहाँ पे ऑफिसर्स और कंपनी का अलग अलग पेनल्टी दिया हुआ है। सो कंपनी को भी पेनल्टी लगेगा प्लस ऑफिसर्स को भी पेनल्टी लगेगा। ठीक है। सो यहाँ पे मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है। आई डोंट थिंक सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। जस्ट मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आप शेयर्स खरीद रहे हो, या तो आप वॉरेंट्स खरीद रहे हो, आप डिबेंचर्स खरीद रहे हो, आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो, ठीक है, आप डेट सिक्योरिटीज खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली उसको हम इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो इट इज सो इम्पोर्टेंट। जस्ट पढ़ना है तो एक बार पढ़ लेना कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। ठीक है। नाउ इफ आई से दिस इज अ प्रोसीजर फॉर मेकिंग अ लोन, दिस इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग राइट फ्रॉम सेक्शन 186(1) से लेके जो मैंने लास्ट कराया है एग्जाम्पशन तक, वो सब का सब समरी इधर पूरा समरी है। सो प्लीज गाइस एक बार पढ़ लेना। ये आ सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, ऐसा आ सकता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी व्हाट इज द प्रोसीजर in making loans or giving guarantees or securities or acquisition of any security। तो वो लोग तुम लोग को ये क्वेश्चन पूछेंगे। पहले तो आपको लिमिट लिखना पड़ेगा कि लिमिट कितना है, फिर आपको अप्रूवल्स लिखना पड़ेगा कि आपको किससे अप्रूवल्स लेना पड़ता है। ठीक है। फिर आपको कौन से रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते हैं और कौन से डिटेल्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। फॉर्म MBB2 ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, और किन कौन से इसको एग्जाम्पशंस मिलेंगे, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। जो सेबी के अंडर रजिस्टर है उनको लिमिट के अंदर लेना चाहिए, वो भी अगर चाहो तो आप लिख सकते हो। इन शॉर्ट मैंने जितना भी कराया उसका प्लीज पॉइंट्स वाइज समरी मैंने इधर दिया हुआ है। आई होप क्लियर हो गया। सो दिस कंप्लीट्स विथ सेक्शन 186। नाउ we have to come with commercial papers। okay अभी हम देखते हैं commercial papers। अभी commercial papers गाइस एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा easy है। तो commercial papers में ऐसा कुछ इतना ये करना नहीं है। commercial papers कुछ पॉइंट्स याद रखो, commercial papers डन।